बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड सेकंड लेक्चर है और इसमें हम अपनी जावास्क्रिप्ट के कोर को जो है ना उसको सीखना जारी रखेंगे। तो आइए हम कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के सीखते हैं। तो उनमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो वेरिएबल्स का है और हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और क्यों ज़रूरी होते हैं और वेरिएबल्स को कैसे बनाया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है और वेरिएबल्स बनाने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि मैं जो है ना जो जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग के दौरान आप देखें कि अगर आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आपने स्टूडेंट्स के नंबर टोटल करने हैं या आपने एक स्टूडेंट्स के जो है परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, तो इसमें कुछ वैल्यूज़ यूज़ होंगी। फॉर एग्जांपल आप पहले पूछेंगे कि टोटल मार्क्स कितने हैं, ठीक है, तो बिलफर्ज टोटल मार्क्स जो हैं वो है जी हमारे पास 1100 और फिर हम पूछेंगे जी ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं। ओके, तो ऑब्टेन्ड मार्क हमारे पास आ जाते हैं बिलफर्ज 707। ओके, तो ओके एक मिस्टेक है, हम अपना जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो हम स्क्रिप्ट टैग में लिखेंगे, स्टाइल टैग में नहीं लिखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम कहेंगे जी हमारे पास परसेंटेज क्या है। ओके जी, परसेंटेज क्या है, तो मैं इसका जो आंसर है वो निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 707 ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, उनको हम 1100 के साथ डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें, तो अगर मैं इसको ब्राउज़र में आकर देखूँ तो हम इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में जाएंगे और हमारे पास आंसर आ गया 64.27। ओके, लेकिन आप इमेजिन करें कि अगर हमारे पास ये कमेंट्स नहीं है, ठीक है, और 5-6 माह बाद आप इस फाइल को ओपन करते हैं, तो आपको क्या पता लगेगा कि यहाँ पर आप क्या कर रहे थे। आप किसी घर का बजट बना रहे थे, आप मतलब किसी चीज़ की प्राइस पे डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, या आप कह लें कि किसी अमाउंट पर टैक्स कैलकुलेट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मतलब या मे भी हो सकता है कि आप परसेंटेज निकाल रहे थे कहीं, यानी कि ये इंटेंट जाहिर नहीं हो रहा कि आप यहाँ पर जो है ना परसेंटेज जो है वो निकाल रहे थे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक तो ये है कि हम यहाँ पर कमेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो कमेंट क्या है कि कैलकुलेट परसेंटेज एंड आउटपुट टू कंसोल। लेकिन अभी भी एक चीज़ है कि मतलब ये 707 और 1100 जो है ये क्या डिनोट कर रहे हैं। अगर हो सकता है मे बी हमने यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो हर एक सब्जेक्ट्स के अलग लिए होते हैं, तो अब अगर हम यहाँ पर जमा कर रहे हैं जी 85 प्लस 43 प्लस 57 प्लस 88, तो मतलब ये 85 क्या है, ये फिज़िक्स के मार्क्स हैं, बायोलॉजी के हैं, केमिस्ट्री के हैं, उर्दू के हैं, किस चीज़ के हैं कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो मतलब इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं कि हम वेरिएबल्स बनाते हैं। तो वेरिएबल्स बनाने के लिए आप लिखेंगे लेट बायो और आप लिखेंगे 85, या आप ये भी लिख सकते हैं बायो मार्क्स। ओके, तो लेट्स से मैं फॉर टाइम बिंग सिर्फ बायो लिखता हूँ और फिर मैं कहता हूँ लेट फिजिक्स और उसमें मैं कहता हूँ जी 43 हैं और लेट केमिस्ट्री और वो 57 है। ओके, हर लाइन के एंड पे हम सेमीकोलन लिखेंगे। तो अब आप देखेंगे इस कोड को देखते ही इंस्टेंटली आइडिया हो रहा है कि ये मतलब बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री की वैल्यूज़ हैं। मे बी अब यहाँ पर अगर कैलकुलेट परसेंटेज का कमेंट लिखा हो तो हमें पता चल जाएगा कि ये चीज़ें जो हैं ये मार्क्स हैं। मे बी हम बायो मार्क्स या फिजिक्स मार्क्स या केमिस्ट्री मार्क्स भी लिख सकते हैं जो कि इसको फर्दर क्लैरिफाई कर देगा, ठीक है। ओके, तो मतलब वेरिएबल बनाने का ये फ़ायदा है कि आपके कोडिंग में एक रैंडम एक नंबर लिखा हुआ है 707 550, उसका क्या मकसद है, वो किस लिए है वहाँ पे और वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, वो सैलरी है, मार्क्स हैं, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट सोल्ड हैं, क्या चीज़ है वो।
तो मतलब उसके लिए हम वेरिएबल्स बनाते हैं। कंप्यूटर जो है वो इस चीज़ को भी समझ लेगा, इस चीज़ को भी समझ लेगा, मतलब अगर आपने डायरेक्ट लिखा है, और इस चीज़ को भी समझ लेगा। लेकिन मतलब हम भी ये भी समझ लेंगे, लेकिन कुछ अरसे बाद हम उसे समझ नहीं पाएंगे। तो जो एक अच्छा प्रोग्रामर होता है, उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी कोटेशन बताता हूँ कि जो प्रोग्रामिंग है ना वो एक आर्ट है। और किस तरह का आर्ट है? ये एक आर्ट है जिसमें आप एक दूसरे शख्स को सिखा रहे होते हैं कि वो जो कंप्यूटर से कोई काम कैसे ले सकता है। यानी कि अमूमन आपने जो मतलब अपने स्कूल कॉलेजेस में जो डेफिनेशन पढ़ी होगी, प्रोग्रामिंग जो है वो मतलब वो एक्ट ऑफ टीचिंग कंप्यूटर टू डू समथिंग, कि हम कंप्यूटर को सिखा रहे होते हैं कि आपने कोई काम कैसे करना है। और मतलब लिटरली स्पीकिंग ऐसे ही होता है। प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कंप्यूटर के लिए होती हैं, वो इन्हें रीड करके एग्जीक्यूट करता है। लेकिन कोई भी सीरियस सॉफ्टवेयर जो है ना वो एक बंदा नहीं लिखता, ठीक है। हत्ता कि अगर आपकी कंपनी ने एक ही डेवलपर हायर किया हुआ है ना, तो आप एक ही कंपनी में नहीं रहेंगे सारी उम्र। आप वहाँ से रिज़ाइन करके अपग्रेड होके में भी आपको कहीं अच्छी ऑफर आ गई, आप कहीं और चले गए हैं, तो आपके बाद वो कोड कोई और बंदा देखेगा। तो इस सिनेरियो में मतलब उस प्रोजेक्ट पे एक डेवलपर काम नहीं कर रहा, दो कर रहे हैं। हो सकता है मतलब आपके जाने के बाद जो दूसरा बंदा आया था वो भी निकाल के तीसरा बंदा रख लिया जाए, तो 3 बंदे उस पर काम कर रहे थे, ठीक है। तो मतलब अगर आपके प्रोग्राम में इस तरह की वैल्यूज होंगी जिनका कोई मीनिंग और मतलब नहीं होगा, तो वो ऑब्वियसली फिर आपको पीछे से कॉल्स आएंगी, ईमेल्स आएंगी कि जनाब ये जो आपने कोड लिखा है इसके बारे में एक मीटिंग रख लें, हमें समझा दें ये क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा हैसल होगा, आपको मतलब एक्स्ट्रा टाइम जो है ना वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपके लिए भी बुरा एक्सपीरियंस होगा। जो आपके फार्मर एम्प्लॉयज़ हैं जहाँ से आप छोड़ के गए हैं उनके लिए भी बुरा एक्सपीरियंस होगा। जो अगला आने वाला डेवलपर है उसके लिए भी बुरा एक्सपीरियंस होगा। प्रोग्रामिंग का एक गोल्डन रूल है कि ये प्रोग्रामिंग से नहीं आया, बेसिकली ये बॉय स्काउट से आया है कि जब आप किसी भी जगह पे कैंपिंग करें ना, तो जब आप उस जगह पे गए थे तो आपने जब वहाँ से वापस आना है तो वो जगह जो है ना आपके जाने से पहले वाली जो हालत थी उससे बेहतर हालत में हो। तो इसको समझने के लिए अपन करें कि देखें आप मरी गए हैं और वहाँ पे आपने देखा, आपने कहीं पे कैंप लगाया है और इर्द गिर्द कूड़ा क्रिकेट पड़ा है, ठीक है, पैकेजेस पड़े हैं, बैग्स पड़े हैं, पैकेजिंग पड़ी है। तो एक अच्छे शहरी होने का, एक अच्छे बॉय स्काउट होने का रूल ये है कि आप वहाँ से वो जो भी वहाँ पे गार्बेज है आप उसको उठा के उसको डिस्पोज ऑफ करके आए। यानी कि जब आप गए थे तो जब आपने कैंप लगाया था जिस कंडीशन में वो आपको मिला था आप उससे बेहतर कंडीशन में उसको छोड़ के आए। वैसे ये जो सजेशन है ये हम अपने पॉलिटिशियंस को भी दे सकते हैं कि वो जब मुल्क को टेक ओवर करें तो काइंडली जिस हालत में लिया उससे बेहतर में उसको छोड़ के जाया करें क्योंकि आई थिंक बिगनिंग से यही हो रहा है कि जो भी आता है उसके बाद जो आने वाला है वो उसके लिए कुछ बेड़ा गर्की करके गया होता है और मजीद जो आने वाला होता है वो उससे भी बुरी हालत कर देता है। लेकिन एज ए प्रोग्रामर्स हम लोग पॉलिटिशियंस नहीं हैं, हम लोग प्रोग्रामर्स हैं, तो हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। यकीन करें कि दुनिया में मुकाफात अमल जो है ना वो बहुत जल्दी होता है। तो अगर आप किसी के लिए बहुत ही घटिया किस्म की कोड बेस छोड़ के जाएंगे ना, तो जहाँ पे आप जाएंगे ना आपके लिए भी कोई ऑलरेडी घटिया किस्म की कोड बेस छोड़ गया होगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप ने जब एक कोड बेस को छोड़ना है तो आपने उसको उससे बेहतर हालत में छोड़ना है जिस हालत में वो आपको मिली थी, ठीक है। तो ये हमारा एक गोल्डन रूल है कि जो भी कोड बेस हम जिसको टच करें जब हम उसको लीव करें तो वो उससे बेहतर हालत में हो जब हमें मिली थी। तो मतलब अगेन वापस चलते हैं जो प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन थी कि मतलब एक्ट ऑफ टीचिंग प्रोग्राम टू डू, कि वो मतलब हम एक कंप्यूटर को टीच कर रहे हैं कि वो प्रोग्राम ने क्या करना है। लेकिन जो मतलब एक ये तो कह लें कि जो एक कह लें कि जो एक अच्छा डेवलपर है ना वो तो ये करेगा ना कि वो कंप्यूटर को बहुत अच्छे तरीके से समझा पाएगा कि उसने कोई काम कैसे करना है। जो बेहतरीन डेवलपर होगा ना वो अपना कोड ऐसे लिखेगा कि जैसे वो किसी एक बंदे को समझा रहा है कि उसने कंप्यूटर से कोई काम कैसे लेना है। अब इसको आप इस सेंस में देखें
कि आप अपने से आने वाले डेवलपर को या जो आपके दूसरे टीम मेंबर्स अभी मौजूद हैं, आप उनके लिए कोड लिख रहे हैं। आप जब लिख रहे हैं तो आप चाहते हैं कि वो आपसे बातचीत किए बगैर वो इस कोड को समझ सकें, आपका कोड रन भी हो, वो मशीन में एग्जीक्यूट हो और एक रिजल्ट प्रोड्यूस करें, लेकिन आपसे पूछे बगैर आपके कोलीग्स और आपके बाद आने वाले जो डेवलपर्स हैं वो उसको देख के उसको समझ सकें कि ये कोड क्या कर रहा है और कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक कह लें कि आपको अपने कैरियर में एडवांस करने में बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जब कह लें कि प्रमोट होके कहीं और जाएंगे तो जो आपके लिए भी कोई कोड बेस छोड़ के गया होगा वो अमूमन अच्छी होगी। ओके, ऑलराइट, तो मतलब आपने इस चीज़ को याद रखना है कि आप प्रोग्रामिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि जो आपके कोलीग्स हैं वो समझ सकें कि उन्होंने कंप्यूटर से कोई काम कैसे लेना है। ओके, तो उसके लिए अगर आप इस तरह का कोड लिखेंगे ना तो वो उनको समझ नहीं आएगी कि ये आप क्या लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप ये लिखेंगे ना तो उन्हें समझ आ जाएगी, अच्छा आप बायोफिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स जो है ना वो आप स्टोर करना चाह रहे थे। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो यूजेज है वो ज़रा सिंपल है कि हमारे पास ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम वेरिएबल्स बनाएंगे, हम कहेंगे लेट टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स हैं जी 1100। ओके, और फिर हमारे पास है ऑब्टेन्ड मार्क्स और वो हैं जी 707। ओके, और फिर हमारे पास रिजल्ट है या परसेंटेज है। ओके, और वो है sorry, तो no, obtained marks divided by total marks multiplied by 100 console log percentage। तो आप देखें कि ये कोड ज़्यादा समझ में आ रहा है कि आप देखें आप पहले आपने टोटल मार्क्स लिए, ऑब्टेन्ड मार्क्स लिए, फिर आपने ये परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट किए और यहाँ पे आप उसको आउटपुट कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो रिफ्रेश, तो वो हमें 64, अगेन हमारा आंसर वही है जैसे मैंने कहा था कि वाकई प्रोग्रामिंग एक्ट ऑफ टीचिंग कंप्यूटर हाउ टू डू समथिंग, कि आप प्रोग्रामिंग में आप यही कर रहे होते हैं कि आप कंप्यूटर को समझा रहे होते हैं कि वो उसने कोई रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करना है। लेकिन एक अच्छा प्रोफेशनल डेवलपर होने की निशानी ये है कि आप अपना कोड ऐसे लिखेंगे कि आप किसी और को समझा रहे हैं कि उसने कंप्यूटर से वो काम कैसे लेना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने कोड को जो उसकी एडिटिंग है, उसकी फॉर्मेटिंग, उसकी इंडेंटेशन और उसकी सिमेंटिक्स जो है वो इस तरह बेहतर बनाएं कि उसको पढ़ के समझा जा सके कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि वेरिएबल बनाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने लेट लिखा, फिर मैंने अपने वेरिएबल का नाम लिखा, इज इक्वल टू डाला और मैंने उसको कोई वैल्यू दी है। एक वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो लाजमी नहीं कि हम उसे कोई वैल्यू दें, एनी मार्क्स, और अगर मैं इसको ऐसे ही लिखूं तो अब जो एनी मार्क्स है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इनफैक्ट हम इसकी जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड होगी। अगर मैं मतलब अगर मैं इसकी टाइप चेक करूं तो वो फिल वक्त अनडिफाइंड होगी। ओके, तो मतलब आप वेरिएबल डिफाइन करने के लिए आप लेट लिखेंगे और उसके बाद आप अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो वेरिएबल का नाम जो है वो मुश्तमिल हो सकता है ए से जेड तक छोटी ABC, ए से जेड तक बड़ी ABC, और आप उसमें गिनती ऐड कर सकते हैं, आप उसमें अंडरस्कोर ऐड कर सकते हैं और आप उसमें डॉलर भी ऐड कर सकते हैं। अलबत्ता जो वेरिएबल का नाम है वो गिनती से शुरू नहीं हो सकता। तो अगर हम कुछ गुड वेरिएबल नेम्स देखें तो वो होंगे सैलरी, ठीक है, और मंथ, और परसेंटाइल 25, ओके, और सिमिलरली डॉलर अंडरस्कोर, ये भी वेरिएबल नेम है, वैलिड वेरिएबल नेम्स हैं। या हम ये भी कह सकते हैं अंडरस्कोर, तो ये भी वेरिएबल नेम है, और ये तमाम वैलिड वेरिएबल नेम्स हैं। अब हम कुछ इनवैलिड वेरिएबल नेम्स देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहता हूँ 1 मंथ, तो अब ये गिनती से शुरू हो रहा है तो ये इनवैलिड है।
सिमिलरली मैं करता हूँ मंथ स्पेस वाइड इज इक्वल टू 100, तो मैंने नाम में स्पेस ऐड कर दी है इसलिए ये इनकरेक्ट है। और सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ डैश मंथ्स इज इक्वल टू 32, तो ये भी गलत है क्योंकि ये इनवैलिड कैरेक्टर है। सिमिलरली मैं अगर कहता हूँ हैश टैग, तो ये भी गलत है क्योंकि हैश से वेरिएबल का नाम शुरू नहीं हो सकता। वेरिएबल का नाम सिर्फ छोटी बड़ी ABC से शुरू हो सकता है या अंडरस्कोर से या डॉलर से। ओके ऑलराइट, तो ये हमारे पास कुछ गुड और बैड वेरिएबल नेम्स की एग्जांपल है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि अभी तक हमने देखा कि हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और हम उन्हें मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर आकर मैं वेरिएबल को एक नई वैल्यू दे देता हूँ। बिल फर्स्ट मैं कह देता हूँ 800, तो अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। हाँ सॉरी, ये इसका नाम होना था टोटल मार्क्स। रिफ्रेश, तो अब देखिए कि जो आंसर है वो 88 आ रहा है, कि जैसे मार्क्स जो है ना वो 88% है। तो आप इमेजिन करें कि ये हमारा प्रोग्राम जो है ना ये 15-20 फाइल्स पर मुश्तमिल है, ठीक है, और उसमें मुख्तलिफ मतलब ये जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है हो सकता है 700-800 लाइनें हैं इसमें। तो कहीं पर मैंने डिक्लेयर किया टोटल मार्क्स जो है ना 1100 है, और नीचे किसी और डेवलपर ने टोटल मार्क्स जो है वो 800 जो है ना उसको वैल्यू असाइन कर दी है, क्योंकि वो कह लें कि सिर्फ फिक्स जो है ना इंटरमीडिएट के कह लें कि फर्स्ट पार्ट के जो है ना वो नंबर कैलकुलेट करना चाह रहे थे। तो क्या होगा कि मेरी जो कैलकुलेशन है वो इनकरेक्ट हो गई है, मतलब जो 7 और 7 है वो डेफिनेटली 1100 का 88% नहीं है। लेकिन हमारा प्रोग्राम जो है ना वो किसी किस्म का एरर नहीं दे रहा। इस तरह के एरर को लॉजिकल एरर कहते हैं, कि ये मतलब हमारे राइटिंग में मसला है। जो हमने जिस तरह से कोड लिखा है कोड वैलिड है, लेकिन हमने अपना लॉजिक इनकरेक्ट इम्प्लीमेंट किया है, तो इस वजह से वो रिज़ल्ट वैसे नहीं आ रहा जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैंने एक वेरिएबल बनाना है टोटल मार्क्स, और मुझे पता है कि जो चेंज जो वैल्यू होगी वो ऑब्टेन्ड मार्क्स है। हर यूज़र के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है ना वो किसी के 707 हैं, किसी के 850 हैं, किसी के 900 हैं, किसी के 10,050 हैं, सॉरी 1050 हैं। तो अलबत्ता टोटल मार्क्स सबके एक ही हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू जो है ना वो चेंज ना हो सके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉन्स्ट। अब आप देखें कि जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो एरर आ गया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। अब हमें ये लाइन वो लिखने देगा ही नहीं, वो ये कहेगा कि जनाब आपने ये कांस्टेंट डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू आपने 1100 सेट कर दी है, तो अब आप उसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट से मुराद है कि वो कांस्टेंट है। ओके, इट्स कांस्टेंट। तो अलबत्ता जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है। ओके, तो मतलब ये कॉन्स्ट का यूजेज है। हमने देखा कि लेट और कॉन्स्ट हमने यूज कर लिया। वार, अब वार जो है ना वो कह लें कि एक पुराना कंस्ट्रक्ट है। जब मतलब शुरू में जब जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज आई थी तो उसमें सिर्फ वार का कीवर्ड होता था। बाय द वे ये जो लेट और कॉन्स्ट है इनको कीवर्ड्स कहते हैं। और एक चीज़ याद रखनी है कि हम अपने जो वेरिएबल्स के नाम हैं वो कीवर्ड्स के नाम पे नहीं रख सकते। तो फॉर एग्जांपल आप इस तरह का वेरिएबल नहीं बना सकते कॉन्स्ट इज इक्वल टू 10, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्ट जो है ना वो एक कीवर्ड है। सिमिलरली आप ये भी नहीं कह सकते लेट इज इक्वल टू 10, ठीक है, ये भी इनवैलिड वेरिएबल नेम है क्योंकि ये एक अदद कीवर्ड है। कीवर्ड वो है यानी कि जो कि लैंग्वेज का हिस्सा है और लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट्स हैं, और उनसे हम मतलब जावास्क्रिप्ट की जो लैंग्वेज है वो लिखते हैं। तो मतलब जो कंस्ट्रक्ट था वार, वो मतलब पुराना कंस्ट्रक्ट है। जो पुराना कोड आप जावास्क्रिप्ट में देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ वार ही यूज़ हुआ होगा। लेकिन मतलब काफ़ी अर्सा हो गया, कई साल हो गए हैं, तो जावास्क्रिप्ट में कॉन्स्ट और लेट को इंट्रोड्यूस हुए हुए मे बी 5-7 साल हो गए हैं। तो अब आप जितना भी मॉडर्न कोड देखेंगे ना उसमें आप कॉन्स्ट और लेट ही देखेंगे। अगर कहीं पे वर्ड लिखा हुआ है तो वो मोस्ट लाइकली मिस्टेक है, या तो उस डेवलपर को पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, या उन्होंने गलती से लिख दी है, या उन्होंने कोड कहीं से कॉपी पेस्ट किया जिसमें वार था और वो मतलब वो उसे चेंज करना भूल गए।
फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई क्वेश्चन सर्च किया था, उसका स्टैक ओवरफ्लो पे इसका आंसर देखा, उसको वहीं से कॉपी पेस्ट किया तो वहाँ पे var लिखा हुआ था, तो वो इनके कोड बेस में आ गया। तो आप लेट या कॉन्स्ट ही यूज़ करेंगे, var को बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो लेट और कॉन्स्ट है ना वो ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल हैं, और जो var है ना वो ब्लॉक स्कोप्ड नहीं है। ये ब्लॉक स्कोप्ड क्या भला होती है ये इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन फॉर टाइम बीइंग आपने सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने ऐसे वेरिएबल्स, ऐसी वैल्यूज़ जो कि चेंज हो सकती हैं उनके लिए लेट वाला कीवर्ड यूज़ करना है, और ऐसी वैल्यूज़ जो चेंज नहीं होनी चाहिए उनके लिए कॉन्स्ट वाला कीवर्ड यूज़ करना है। मैं हमेशा जो भी वेरिएबल्स बनाऊंगा नॉर्मली मैं उसे कॉन्स्ट ही रखूँगा, अनलेस के मतलब मुझे पता हो कि मतलब चाहे मुझे अगर भी पता नहीं भी है तभी मैं कॉन्स्ट यूज़ कर लूँगा, लेकिन अगर मुझे दोबारा कहीं वैल्यू चेंज करना पड़ती है उसी सूरत में मैं उसे लेट बनाऊँगा। अगर आपके वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो आपके प्रोग्राम में बग आने के चांसेस जो हैं वो कम होंगे। ओके, उसकी रीज़न ये है कि जैसे अभी ये मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी कि हमारे प्रोग्राम में 700-800 लाइनें हैं और हमने उसके टॉप पर कहीं टोटल मार्क्स डिक्लेयर किया है और हमने उसको वैल्यू दी है 1100, तो नीचे कहीं जाके किसी ने वैल्यू चेंज कर दी है, क्योंकि वो वेरिएबल था तो उसकी वैल्यू चेंज करके कुछ भी रखी जा सकती है, तो वो किसी ने चेंज कर दी तो उससे हमारी कैलकुलेशन जो है ना इनकरेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर तो मैंने ये इंटेंशनली ये एरर किया था तो मैंने डायग्नोस कर लिया, लेकिन प्रोडक्शन में एक्चुअल रियल लाइफ प्रोजेक्ट में हो सकता है कि मतलब आपको पता ही ना चले, अगर वो डिफरेंस कुछ कम है, बिलफर्स 10,000 50 है तो वो रिजल्ट्स बिल्कुल आसपास होंगे और वो गलती बहुत अरसे तक पकड़ी नहीं जाएगी अनलेस कोई वाकई चेक करे या कोई यूज़र आपको बताए। ठीक है, तो इसलिए हम कॉन्स्ट ही यूज़ करेंगे, क्योंकि आपने कॉन्स्ट की शक्ल में आपने देखा जब मैंने कॉन्स्ट लिखा था तो अगर नीचे किसी ने उसको मॉडिफाई किया है तो वो एरर आएगा, और वो एरर हमें डेवलपमेंट के दौरान ही पता चल जाएगा और हम उसको फिक्स कर लेंगे। ओके, तो मतलब एक प्रोग्रामिंग का एक और गोल्डन रूल ये है कि फेल फास्ट। ठीक है, कि मतलब आपने कोशिश करना है कि आपका प्रोग्राम जो है ना वो जल्दी फेल हो, जितना वो जल्दी फेल होगा ना उतना जल्दी आपको पता चलेगा और उतना ही आपको कम नुकसान होगा, आपका कम टाइम लगेगा। ठीक है, इसकी रीज़न ये है कि आप देखें कि अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया और मतलब उसमें जो बग है वो उसके पैदा होने के चांसेस जो है ना वो कह लें कि 10 दिन में एक दफ़ा है, तो अब आप कोई भी प्रोग्राम है उसको आप 11 दिन लगातार टेस्ट नहीं करते, आप उसे प्रोडक्शन में अपलोड कर देंगे तो 10 दिन बाद आपको अचानक पता चलेगा जी किसी यूज़र को ना एरर आ रहा है सिस्टम में कोई, लेकिन एक एरर है जो कि बार बार आ रहा है, मतलब वो डेवलपमेंट के दौरान ही आ रहा है, तो आप उसे इंस्टेंटली पकड़ लेंगे। आप उसे मतलब अगर आपने फर्स्ट आवर में नहीं पकड़ा, उसे सेकंड थर्ड आवर में आप अपनी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, इधर उधर ब्राउज कर रहे हैं, नेविगेट कर रहे हैं, तो एरर आपके सामने आ ही जाएगा। तो प्रोग्रामिंग में ये एक जनरल रूल है कि आपने अपना कोड इस तरह से लिखना है कि वो जल्द से जल्द फेल हो, उसमें वो जल्द से जल्द ब्रेक हो, ताकि आपको डेवलपमेंट के दौरान ही पता चले कि एप्लीकेशन कहाँ पे ब्रेक हो रही है। तो ये जो हमने कॉन्स्ट लिखा था उससे हमने अपनी ऐप को एक तरह से ब्रेक ही किया था कि अब जब कोई भी इस रूल को मतलब एक वेरिएबल कांस्टेंट हम रखना चाह रहे हैं, कोई उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करता है तो हमारी एप्लीकेशन फेल हो जाएगी और वो डेवलपमेंट के दौरान ही फेल हो जाएगी और हम उसको फिक्स कर लेंगे। ठीक है, या तो हम अपने कॉन्स्ट को वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे या हम उसकी वैल्यू जो है वो मॉडिफाई नहीं करेंगे, वो वाला कोड डिलीट कर देंगे। और इसके साथ ही हमारा वेरिएबल्स वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हुआ। हमने इसमें देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, उनके नाम कैसे रखते हैं, वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल्स की एग्जांपल देखी, और फिर हमने देखा कि लेट वार और कॉन्स्ट को कैसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेटा टाइप्स, और डेटा टाइप्स में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की डेटा टाइप्स हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड और नाउ। तो मैं अभी आपको इनकी एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स से मेरे पास लेट्स इनफैक्ट const stir is equal to this is my string 1. और दिस इज माई स्ट्रिंग 2। ओके, तो
स्ट्रिंग जो होता है ना वो हम टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं। जब हमने एक टेक्स्ट को वेरिएबल में स्टोर करना है तो उसके लिए हम कहेंगे कि ये हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो फॉर एग्जांपल करंटली stir1 और stir2 जो है ना वो हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल हैं। लाजमन नहीं कि इसका नाम स्टर से ही शुरू हो। अगर आपने एक वेरिएबल बनाया है फर्स्ट नेम और उसका नाम बिलफर्स जॉन है तो ये भी एक अदद स्ट्रिंग वेरिएबल है। ओके, स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने के लिए आप सिंगल कोट्स और डबल कोट्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लास्ट नेम के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ डो। ओके, तो मतलब ऊपर मैंने जो फर्स्ट नेम है उसमें सिंगल कोट्स यूज़ किए हैं और नीचे जो लास्ट नेम है उसमें मैंने डबल कोट्स जो है ना वो यूज़ किए। तो इन दोनों से ही सेम वही मकसद हमारा जो है ना हासिल होगा। एक तीसरा तरीक़ाकार भी है और वो है जी बिलफर्स। मैं कहता हूँ मैंने फुल नेम दिखाना है तो मैं बैकटिक्स भी यूज़ कर सकता हूँ। और बैकटिक्स जो हैं वो आपके कीबोर्ड पे अमूमन टॉप लेफ़्ट पर 1 वाली जो की होती है उसके पहले वाला जो करैक्टर होता है ना वो उससे ये जो बैकटिक है वो टाइप होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास 3 तरीक़ाकार हैं वेरिएबल किसी स्ट्रिंग वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के। ठीक है, और ये हमारी स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब इनमें कुछ किसी हद तक थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट हुआ है इनमें कोई ऐसा इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अलबत्ता ये जो फुल नेम है इसमें कुछ डिफरेंस है और वो डिफरेंस क्या है कि मैं इसको इंटरपोलेट कर सकता हूँ। ठीक है, और वो मैं इंटरपोलेट जो ना भी आपको करके दिखाऊंगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लिखा हो हेलो जॉन डो। ठीक है, तो मैं कहूँगा ग्रीटिंग और मैं लिखूँगा हेलो और हेलो लिख कर मैंने आगे प्लस का साइन ऐड करके फुल नेम जो है ना वो ऐड कर दिया। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करेंगे जब मैं इसे सेव करता हूँ तो मेरा एडिटर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डबल कोट्स को रिमूव कर रहा है। लेकिन मतलब आप यही समझें कि मैंने यहाँ पर डबल कोट्स ही ऐड की हुई हैं। तो अब देखिए कि मैंने ये वेरिएबल बनाया है हेलो प्लस फुल नेम और अब अगर मैं इसको कंसोल लॉग करूँ ग्रीटिंग को तो मैं इसे अगर रिफ्रेश कर लूँ तो console इज़ नॉट डिफाइंड और ये एरर आ रहा है console ये होना चाहिए रिफ्रेश हेलो जॉन डो। और मैं चाहता हूँ कि आगे मैं लिखूँ वेलकम टू आवर वेबसाइट योर परसेंटेज इज़ प्लस परसेंटेज हेलो जॉन दो के बाद स्पेस होनी चाहिए। यहाँ पर एक स्पेस ऐड करें। वेलकम टू आवर वेबसाइट योर परसेंटेज इज दिस। ओके, तो आपने देखा ये जो यहाँ पर मैंने किया ना मैंने वेरिएबल्स या स्ट्रिंग्स के बाद प्लस प्लस ऐड किया। इसे अमल को कॉन्कैटिनेशन कहते हैं कि मैंने मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स को जोड़कर एक स्ट्रिंग बनाया है जो कि ये यहाँ पर आउटपुट हो रहा है। तो जो बैकटिक है हम यही सेम चीज़ जो है ना ये प्लस के ज़रिए इसको कॉन्कैटिनेट करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम कॉन्स्ट ग्रीटिंग 2 बना सकते हैं। और अब यहाँ पर मैंने देखें बैकटिक दिए और बैकटिक देखकर मैंने लिखा हेलो और उसके बाद डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस और फुल नेम हेलो फुल नेम वेलकम टू आवर वेबसाइट योर परसेंटेज इज परसेंटेज। ठीक है, तो अब देखिए कि ये इसकी बनिस्बत ये वाला जो है काफ़ी हद तक क्लीनर है। मतलब आप देखिए कि इसमें सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट्स और मतलब प्लस 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 मतलब काफ़ी लेंथी और ना कम्बरसम किस्म का सिंटेक्स है। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक दफ़ा बैकटिक ऐड की है और उसके बाद मैंने अपना पूरा स्ट्रिंग अपना पूरा टेक्स्ट लिखा और फिर जहाँ जहाँ पर वेरिएबल आने हैं वहाँ पे मैंने डॉलर कर्ली ब्रेस ऐड करके वेरिएबल का नाम लिखा है। तो अब अगर मैं ग्रीटिंग 2 को भी कंसोल लॉग करूँ
तो हमें इसका इफ़ेक्ट नज़र आएगा। और इसका इफ़ेक्ट कुछ ये है कि आप देखें कि अगर मैं सिंपली यहाँ पर भी परसेंटेज ही कर दूँ तो अब देखें कि रिज़ल्ट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आया है कि ये वेलकम टू आवर वेबसाइट लिखा था, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, चाहे आप प्लस को यूज़ कर लें चाहे आप बैकटिक्स को यूज़ कर लें। ओके, तो मतलब ये 3 तरीक़ाकार हैं बनाने के स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पर मैं अगेन डबल कोट्स ऐड कर दूँ, ठीक है। और मैं इसकी एक कॉपी बना देता हूँ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमने किसी सेंटेंस में हमने डबल कोट्स यूज़ करनी है या सिंगल कोट्स, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर पोस्ट ग्रीटिंग 3 और मैं यहाँ कहूँगा वेलकम टू जॉन। अब मैं जॉन्स वेबसाइट, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वेबसाइट जो तो मैं कहता हूँ कि ये जो जॉन्स हैं इसके इर्द गिर्द जो है ना डबल कोट्स आए, और ये कहना है इसके इर्द गिर्द जो है ना सिंगल कोट्स आए। तो इस सूरत में देखें कि ये सिंगल कोट जो है ये बता रही है कि यहाँ से स्ट्रिंग जो है ना शुरू हो रहा है, और आगे जब जैसे ही सिंगल कोट आएगी ना तो स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंगल कोट आई तो उसने इसको ख़त्म कर दिया। अब बजाते खुद जो है ना जॉन्स जो है ना वो समझ रहा है कि ये कोई जावास्क्रिप्ट की ही कोई कमांड है, जो कि वो नहीं है, तो इसलिए एरर आ रहा है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे कि हमने सिंगल कोट से ही अपना सिंटेक्स बनाया है, स्ट्रिंग बनाया है, और उसमें हमने सिंगल कोट को ही यूज़ करना है। तो इसके लिए हम एस्केप करैक्टर्स यूज़ करेंगे जो कि बैकवर्ड स्लैश है, और बैक स्लैश ऐड करने से अब आप देखें कि सिंगल कोट्स के साथ ही हमारा जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल वैलिड होगा। सिमिलरली आपने अगर डबल कोट्स यूज़ करनी है तो आप डबल कोट्स में अपना स्ट्रिंग बनाएं और आप पाकिस्तान लिखें और इनको स्केप कर दें, ठीक है। तो नॉर्मली उसने डबल कोट्स आने से समझना था स्ट्रिंग ख़त्म हो गया, लेकिन ये बैक स्लैश ऐड करने से ऐसे लगता है कि ये डबल कोट यहाँ पे है ही नहीं, और सिमिलरली ये डबल कोट भी यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोग्राम के लिए, अदरवाइज़ यूज़र को ये चीज़ अपने उसमें ब्राउज़र में नज़र आएगी। ओके, तो मतलब अगर हमने एक स्ट्रिंग बनाना है तो हम उसके लिए सिंगल कोट, डबल कोट्स या बैक टिक यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमने एक स्ट्रिंग डबल कोट्स या सिंगल कोट से बनाया है और हम उसके अंदर भी सिंगल या डबल कोट्स देना चाहते हैं तो उसके लिए हम एस्केप करैक्टर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि बैक स्लैश है। और इसी तरह हम मोर भी जो एस्केप करैक्टर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहूँ वेलकम और बैक स्लैश एन वेलकम स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि अब क्या होगा कि अगर मैं इसको कंसोल लॉग करूं तो ग्रीट 5 जो है वो 2 लाइनों पे नज़र आएगा, वेलकम और नेक्स्ट लाइन पे स्टूडेंट्स। तो जहाँ पे मैंने स्लैश एन ऐड किया वहाँ से लाइन ब्रेक हो गई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक अदद और एन ऐड करता हूँ और कहता हूँ लाइन 3, तो आप देखेंगे कि लाइन 3 जो है ना वो नीचे लाइन 3 पे चला गया है। ओके, तो मतलब आप एस्केप करैक्टर्स को कोड कर सकते हैं, मतलब एस्केप करैक्टर्स ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने कोटेशन दिखानी है वहाँ पे आप एस्केप करैक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर आपने मैनुअल लाइन ब्रेक करनी है तो आप स्लैश एन भी ऐड कर सकते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी है। इमेजिन करें कि हमने अपने स्ट्रिंग में दिखा रहे हैं 2/5, ठीक है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कॉन्स्ट ग्रेड 6, और ग्रेड 6 जो है वो हमारे पास है ओके। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखिए कि मेरे पास लिखा रहा है वेलकम टू, और /5 जो है ना वो गायब हो गए, और आगे दिस इज़ अ टेस्ट लिखा आ रहा है। वो किस लिए कि जो / है ना वो एस्केप करैक्टर है। जहाँ पे / आता है ना तो कंप्यूटर जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है ना वो समझता है कि अब नेक्स्ट जो है ना वो कुछ कोई ख़ास करैक्टर आ रहा है जिसको कि मैंने इग्नोर करना है। तो अब देखें कि जब वो डबल कोट्स आया तो उसने उसको एज इट इज़ डिस्प्ले कर दिया। अब यहाँ पर उसके बाद 5 है जिसका कि एज कोई मीनिंग नहीं है। तो अगर हम ये मतलब चाह रहे हैं कि 2/5 नज़र आए तो हम क्या करेंगे, हम एक अदद और / ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो पहला / है ये एज ए एस्केप करेक्टर यूज़ होगा, और उसके फ़ौरन बाद वाला जो करेक्टर है जो जावास्क्रिप्ट इंजन है वो उसको एज इट इज़ डिस्प्ले करेगा। तो अब देखें कि जब मैंने रिफ्रेश किया तो 2/5 हमें नज़र आ गया, लेकिन इसके लिए हमें 2 बैकवर्ड स्लैशेस जो हैं वो ऐड करने पड़े। ओके, नेक्स्ट आ गया कि नंबर वेरिएबल्स कैसे बनाने हैं। तो मैं कहूँगा कॉन्स्ट num1 10। अगर हमने एक इंटीजर बनाना है तो हम उसे ऐसे लिखेंगे कॉन्स्ट फ्लोट 1 इज इक्वल कॉन्स्ट ठीक है, कॉन्स्ट फ्लोटिंग नंबर इज इक्वल टू 1.4। इस तरह से हम डेसिमल नंबर्स लिखेंगे, और मतलब लाजमी नहीं कि इनका नाम में फ्लोटिंग आना चाहिए। अगर आप सिंपली इसका नाम पाई रख दें, कॉन्स्ट पाई इज इक्वल टू 3.14, तो ये भी वैलिड है। ओके, तो मतलब इस तरह से हम नंबर वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं। एक चीज़ नोट करें, अगर आपने लिखा हो कि वैल्यू और आपने आगे लिखा हो इज इक्वल टू 10, तो अब यहाँ पर जो 10 है वो नंबर नहीं है, वो स्ट्रिंग है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द डबल कोट्स हैं। तो डबल कोट्स में जो भी चीज़ आएगी वो स्ट्रिंग कंसिडर होगी, इसको एज ए नंबर नहीं लिया जाएगा। इनफैक्ट कुछ केसेस में जावास्क्रिप्ट इसको नंबर समझ सकता है, स्पेशली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। लेकिन इस सूरत में अगर आपको कंफर्म पता है कि ये जो वैल्यू है इसने नंबर ही होना है तो आप इसे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस सूरत में वो डबल कोट्स उसमें से रिमूव हो जाएंगी और उसकी एक्चुअल वैल्यू 10 जो है वो हमें हमारे वेरिएबल में स्टोर होगी। ओके, इसी तरह हम बूलियन वेरिएबल्स बना सकते हैं, और हम कहते हैं जी यहाँ पर कॉन्स्ट इज पास्ट और आगे हम कहते हैं ट्रू, कॉन्स्ट इज डे और इज इक्वल टू फॉल्स। तो मतलब इस तरह से आप बुलियन वेरिएबल्स बना सकते हैं। बुलियंस होते हैं और ट्रू फॉल्स को कहते हैं, जो कि कह लें कि उनकी एक ही वैल्यू होती है, या वो ट्रू होते हैं या वो फॉल्स होते हैं। तो जो बुलियन वेरिएबल्स हैं वो आप इस तरह से डिक्लेयर करेंगे, आप वेरिएबल का नाम देंगे और आगे आप ट्रू या फॉल्स लिखेंगे। अगेन देखें ट्रू और फॉल्स के इर्द गिर्द कोट्स नहीं है किसी किस्म की, तो इसलिए ये बूलियन वेरिएबल्स कंसिडर होंगे। अगर इसकी डबल कोट्स होगी तो इसको स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा। ओके, और सिमिलरली इस तरह जब कोई वेरिएबल डिफाइन किया जाए, कॉन्स्ट न्यू वार, तो अगर हमने उसकी वैल्यू असाइन नहीं की तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू वो होगी अनडिफाइंड। और एक कॉन्स्ट की वैल्यू अनडिफाइंड नहीं हो सकती, तो इसको हम लेट लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट टैक्स इज इक्वल टू const tax, const tax is equal to null। तो
यहाँ पर हमने जो टेक्स्ट की वैल्यू है वो नल सेट कर दी है। तो अगर हम कोई वैल्यू नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू होगी अनडिफाइंड। लेकिन अगर हम यानी कि उसको कोई वैल्यू देना चाह रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं क्या वैल्यू होगी, तो हम उसे अनडिफाइंड से भी हटाना चाह रहे हैं, तो हम उसको नल वैल्यू जो है वो असाइन कर सकते हैं। यानी कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को अगर आप मिटाना, ख़त्म करना, भूलना चाहते हैं तो आप उसे नल पे सेट करते हैं के। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं वो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि किसी एलिमेंट की डेटा टाइप क्या है और डेटा टाइप्स को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। तो उसके लिए मैं आऊँगा अपने ब्राउज़र के कंसोल में, तो मैं यहाँ पर कहूँगा let a is equal to 1, let b is equal to 2। ओके, तो अब अगर मैं कहूँ टाइप ऑफ ए, तो टाइप ऑफ ए क्या है जी? नंबर है, ठीक है। सिमिलरली टाइप ऑफ बी, बी की टाइप क्या है? स्ट्रिंग। यानी कि वो डबल कोट्स में है, चाहे वो सिंगल कोट्स में होता है, बैक टिक में होता है, उसको स्ट्रिंग ही कंसीडर किया जाएगा। ओके, और सिमिलरली अगर हम कहें जी कॉन्स्ट सी इज इक्वल टू फॉल्स, तो इस सूरत में जो सी की वैल्यू है वो बुलियन होगी, उसकी यानी कि टाइप जो है वो बुलियन होगी। टाइप ऑफ सी इज इक्वल टू बुलियन। और सिमिलरली अगर हमने एक वेरिएबल बनाया है लेकिन हमने उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो उसकी टाइप ऑफ होगी अनडिफाइंड। और सिमिलरली हमने ए बना के उसकी वैल्यू सेट कर दी है नल, तो टाइप ऑफ ए इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि मतलब इसने ये क्यों नहीं कहा कि उसकी टाइप जो है ना वो नल है। तो अगर ये हमें बता रहा है कि ऑब्जेक्ट है और जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कुछ और होते हैं चीज़ें, तो ये क्लासिक एरर है जावास्क्रिप्ट में। इसका वर्क अराउंड मौजूद है कि अगर आपने चेक करना है कि किसी एलिमेंट की वैल्यू नल है तो वो हम चेक कर सकते हैं, और वो इंशाल्लाह हम फ्यूचर लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो मतलब हमने वेरिएबल्स की टाइप देखना सीखा कि हम टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज़ करेंगे। हम कहेंगे जी टाइप ऑफ ए वो नंबर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, अनडिफाइंड है या नल है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है कि हमने इनकी टाइप्स को चेंज कैसे करना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ए है वो नंबर है, ठीक है। टाइप ऑफ ए जो है ना नंबर है, तो मैं इसको एच में स्टोर करता हूँ और इसको स्ट्रिंग बनाना है, तो मैं लिखूँगा स्ट्रिंग ए। अब देखिए मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग की जो जावास्क्रिप्ट की जो क्लास है या ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ किया है और कैपिटल एस से स्ट्रिंग लिखा है, तो एंटर प्रेस करें तो अब देखें एच की वैल्यू जो है ना वो स्ट्रिंग बन गई है, ठीक है। सिमिलरली आई की वैल्यू मैं असाइन करूँगा और मैं लिखूँगा नंबर, और बी हमें ऑलरेडी पता है कि वो क्या है, स्ट्रिंग है। लेकिन अब आप यहाँ पर देखें आई की वैल्यू जो है वो क्या है, नंबर 2 बन गई है। अगर हम टाइप ऑफ आई चेक करें तो वो भी नंबर है। ओके, तो मतलब हम इसी तरह हम स्ट्रिंग या नंबर या बुलियन को यूज़ करके किसी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। ओके, लास्टली हमारे पास हैं ऑपरेटर्स, और हम देखेंगे कि मुख्तलिफ ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसमें हमारे पास अरिथमेटिक, यूनरी, असाइनमेंट, कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर से शुरू करते हैं। तो अब देखिए कि मेरे पास लेट्स से a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20 है। उप्स, b इज इक्वल टू 20, a 10 b 20। तो हम इनको सम कर सकते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे a प्लस बी, ठीक है। हम इन्हें माइनस कर सकते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे a माइनस बी। तो देखिए हमारे पास -10 आ गया क्योंकि b की वैल्यू बड़ी है। और हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं, a डिवाइडेड बाय b। हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a मल्टीप्लाइड बाय b, ठीक है। तो मतलब आप प्लस माइनस और डिवीजन और सब और मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो कर सकते हैं, और उनके लिए आप ये वाले ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज़ करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोनेंशिएशन और मॉडुलस। तो कहें कि जी मैंने 2 की वैल्यू जो है वो 2 की पावर जो है वो 2 करनी है, तो उसके लिए मैं डबल एस्टेरिक्स जो है ना वो लिखूँगा। सिमिलरली अगर मैंने 3 का स्क्वायर लेना है तो 3 एक्सपोनेंट 2, तो एक्सपोनेंट के लिए आप ये डबल एस्टेरिक्स जो है ना वो लिखेंगे, तो उससे ये जो दूसरी वैल्यू है ये उसका स्क्वायर बन जाएगी और आपको जो उसका जो भी पावर जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है वो एक्सपोनेंट उससे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मॉडुलस। तो मॉडुलस का जो ताल्लुक है ना वो डिवीजन से है। फॉर एग्जांपल b डिवाइडेड बाय a, तो आंसर है 2। ओके, क्योंकि b जो है वो 20 है, a 10 है, तो जवाब आया 2। तो देखिए इसने हमें बताया है कि हमारा कोशेंट क्या है। ठीक है, मैथमेटिक्स में इसको कोशेंट कहते हैं, यानी कि हमारा जवाब क्या है 2। अब अगर हम कहते हैं b%2, तो जवाब आया 0। तो मॉडुलस ऑपरेटर जो है ना वो आपको रिमाइंडर बताता है, ये मॉडुलस बताता है कि अगर हमने b को 2 पे डिवाइड किया है तो बाकी क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब इमेजिन करें 5 को 4 पर उसका मॉडुलस लें तो वो 1 बचेगा, क्योंकि 4 जो है 5 जो है वो 4 पे एक दफ़ा तो तकसीम हो जाएगा, लेकिन 1 बाकी बच जाएगा। सिमिलरली 6 का भी अगर 4 पे मॉडुलस लें तो वो 2 होगा, क्योंकि वो एक दफ़ा तो 4 पे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट हमारे पास 2 जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा। सिमिलरली 6 मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय 4 करें तो आपके पास आंसर आएगा 1.5, कि ये मतलब इसको तकसीम होकर आंसर आपके पास आ जाएगा 1.5। तो ये हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशिएशन और मॉडुलस ऑपरेटर्स हो गए। नेक्स्ट यूनिटी ऑपरेटर्स देखते हैं, जो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू है that a is equal to 10 और b is equal to 20। तो अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ c is equal to b++। मैं लिखता हूँ console log b++। ठीक है, तो हमारे पास आंसर अभी भी 20 ही आया है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है कि हमने ये प्लस प्लस बी से पहले नहीं लिखा था, बी के बाद लिखा था। ये मैं आपको भी समझाता हूँ। फॉर टाइमिंग आप ये देखें कि जब आप लिखेंगे ना b++ और उसके बाद आप b की वैल्यू चेक करें तो वो 1 से बढ़ गई होगी। सिमिलरली अगर आप लिखें b और उसके बाद b की वैल्यू चेक करें तो वो 1 से कम हो गई होगी। अब आप ये भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप चेक करें कि b की वैल्यू अभी है 20, तो माइनस b से क्या होगा कि आंसर आएगा 19, और चेक करें तो जवाब भी है 19। लेकिन अगर इस वक्त b की वैल्यू है 19 और मैं लिखता हूँ b तो देखें आंसर अब भी 19 आया है, हालांकि इसको 18 होना चाहिए था। लेकिन अगर हम चेक करें तो आंसर वाकई 18 है, लेकिन ऊपर हमें 19 नज़र आया। तो इसकी क्या रीज़न है? एक तो मतलब पहले समझ लें कि ये जो प्लस प्लस है इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं और माइनस को डिक्रीमेंट कहते हैं। अब आप माइनस शुरू में लिखते हैं या बाद में, प्लस प्लस शुरू में लिखते हैं या बाद में, इससे थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो अगर मैं कहूँ कि इस वक्त a की वैल्यू 10 है, b की 20 है, तो मैं कहता हूँ कि c में जो है ना वैल्यू हमने स्टोर करनी है a++। अब a++ क्या करेगा, a की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा, तो वो 10 से बढ़ के 11 हो जाएगी। लेकिन c में जो वैल्यू स्टोर होगी वो अब भी 10 ही होगी, तो वो 10 ही है। ठीक है, ये मैंने चेक किया। उसकी रीज़न क्या है कि जब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में लिखते हैं ना तो वो वेरिएबल पहले एवेल्युएट होता है। अब आप देखें कि इस वक्त जो है ना a की वैल्यू 11 हो गई है। अब मैं c लिखता हूँ और उसके बाद मैं कहता हूँ a-। तो अब ऐसा करने से क्या होगा कि a की वैल्यू जो इस वक्त है 11 वो c को असाइन हो जाएगी और c 11 बन जाएगा। उसके बाद माइनस आया है, तो माइनस से a की वैल्यू बजाते खुद कम होकर क्या रह जाएगी 10। शुरू में अभी इस वक्त a की वैल्यू 11 है जो कि c को असाइन हो जाएगी,
सी और ए दोनों 11 हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि ए के बाद माइनस माइनस है तो ए की वैल्यू जो है ना वो कम होके 10 रह जाएगी। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो देखें सी वाकई 11 है और ए जो है ना 10 रह गया। लेकिन अगर मैंने यही लिखा होता सी प्लस प्लस ए, अब इस वक्त जो है ना ए की वैल्यू 10 है जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, लेकिन मैंने पहले प्लस प्लस लिखा है, तो इसका मतलब है पहले जो है ना वो ए कैलकुलेट होगा और वो 10 से 11 बनेगा और 11 जो है वो सी को साइन होगा। तो अगर हम सी की वैल्यू देखें तो वो वाकई ही 11 है और ए की वैल्यू देखें वो भी 11 है। सिमिलरली मैं कहूँगा सी इज इक्वल टू माइनस माइनस ए, तो अब ए की वैल्यू पहले माइनस होके डिक्रीमेंट होके रह जाएगी 10 और उसके बाद वो 10 जो है वो सी को असाइन होगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 10। ओके, और अगर हम उसको मैनुअली चेक करें तो तब भी वो सी इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास यूनिटरी ऑपरेटर हो गए जिनमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, और फिर हमने उसका प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स वर्जन भी देखा। जहाँ पे ये माइनस माइनस पहले आता है इसको प्रीफिक्स कहते हैं, और जो बाद अगर हम माइनस माइनस बाद में लिखें तो इसको पोस्ट फिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गए असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो कुछ ऐसे काम करते हैं कि आपके पास है बिलफर्स लेट ए इज इक्वल टू 10। ओके, तो अब मैं कह रहा हूँ ए में ए की वैल्यू कर देनी है बिलफर्स 5। ओके, तो मैं कह रहा हूँ कि ए की वैल्यू क्या करनी है, पहले करंट ए की वैल्यू लें जो कि क्या है 10 जमा 5 कितना हो गया 15। स्टोर कहाँ पे करना है, ए में। तो अब देखें ए की वैल्यू 15 हो गई, वापस मैं इसको 10 करता हूँ, अब ए की वैल्यू 10 है। तो अब देखें मैं ये जो ऊपर लाइन लिखी थी ना इज इक्वल टू ए प्लस 5, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो उसका आंसर भी सेम है, वो 15 हो गया। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है कि हम ए की वैल्यू को ए की वैल्यू के साथ ही उस पर कुछ ऑपरेट करना चाह रहे हैं। हम ए की वैल्यू को स्टोर करना चाह रहे हैं वापस ए में, और आगे हम उसको किसी किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो हम उसको कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी ए की वैल्यू को मल्टीप्लाइड बाई 2 करके वापस स्टोर करना हो तो अब देखें ए की वैल्यू क्या होगी 30, मतलब ऑपरेटर लिखा है इज इक्वल टू 2, तो इससे मुराद ये है कि जो भी ए की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करें 2 से और बराबर कर दें ए के। तो 15 × 2 30 बराबर हो गया ए के, तो ए की वैल्यू क्या होगी 30। ठीक है, तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं ये आप प्लस, डिवीजन, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, प्लस मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ठीक है, इनमें किसी पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गए असाइनमेंट ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गए इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। तो मैं अपने कॉन्सोल को क्लियर कर लूँ तो हमारे पास ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20। तो अब मैं चेक करना है कि ए जो है वो 10 से स्मॉल है कि नहीं है। ए इज लेस देन बी, क्या ए बी से छोटा है? तो उसका आंसर क्या है, ट्रू जी, ए बी से छोटा है। ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20, तो ए जो है वो बी से छोटा है, स्मॉलर देन। सिमिलरली मैं कहता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी, तो वो फॉल्स है क्योंकि ए की वैल्यू बी से ग्रेटर देन नहीं है। ओके, और फिर हमने चेक करना है कि क्या ए जो है वो बी के बराबर है, तो वो आया फॉल्स, ए और बी बराबर नहीं है। इसी तरह हम चेक कर सकते हैं ए नॉट इक्वल टू बी, तो वो ट्रू आया है क्योंकि ए की वैल्यू 10 और बी की 20 है, तो वो दोनों बराबर नहीं है, जो कि ट्रू है। तो इसलिए हमारा ए नॉट इक्वल जो है ना, नॉट इक्वल टू बी जो है वो ट्रू आया। तो इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, और इसी तरह लेट्स से हमारे पास ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू भी 10 है। तो अब आप देखें अगर हम कहें ए इज इक्वल टू बी तो वो ट्रू आया, ए इज इक्वल नॉट इक्वल टू बी, अब ये फॉल्स आएगा क्योंकि वो दोनों बराबर हैं और हम चेक कर रहे हैं कि वो बराबर हैं कि नहीं। तो मतलब वो बराबर नहीं है हमने कहा, तो हमारा आंसर क्या है, फॉल्स। तो एक चीज़ ए इज लेस देन बी,
क्या ए बी से कम है? फॉल्स, नहीं, ए बी से कम नहीं है, वो बराबर है। क्या ए बी से ग्रेटर है? नहीं, बराबर है। तो एक चीज़ और हम कर सकते हैं, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। अब ये ट्रू आया है कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि ए की वैल्यू या तो बी से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। और इसी तरह ए लेस देन और इक्वल टू बी, ये भी ट्रू आया है कि क्या ए की वैल्यू बी से कम या उसके बराबर है, तो वो कम तो नहीं है लेकिन बराबर है, इसलिए ये ट्रू आ गया। ओके, तो ये हमारे पास इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन ऑपरेटर्स आ गए। अब लास्टली हम देखते हैं आइडेंटिकल या आइडेंटिटी ऑपरेटर या आइडेंटिकल ऑपरेटर। तो इसको ट्रिपल इक्वल टू भी कहते हैं, और ये कुछ इस तरह से होगा, हम लिखेंगे ए ट्रिपल इज इक्वल टू बी, तो उसका जवाब आया ट्रू। अब मतलब ये सिंगल मतलब डबल इक्वल टू भी है और ट्रिपल इक्वल टू भी है, दोनों का जवाब ही ट्रू है। तो इनमें फ़र्क क्या हुआ? तो इनमें फ़र्क तब होगा जब आप देखें कि ए की वैल्यू हो 5, बी की वैल्यू भी हो 5। तो अब मैं यहाँ पर कहूँगा ए इज इक्वल टू बी, तो उसका आंसर क्या आ गया? 2। हालांकि ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है, तो ये दोनों बराबर कैसे हो गए? लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या आ रहा है, ये बराबर है। वो किस लिए? कि उसने नोट किया कि ये जो वैल्यू है ना, ये बेसिकली नंबर बनाई जा सकती है, तो उसने अपने तौर पे इसको नंबर बना के उसको इसके साथ कंपेयर किया, तो वो वैल्यू बराबर आ गई। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो हमारा कंपैरिजन है वो स्ट्रिक्ट कंपैरिजन हो, अगर इनकी टाइप डिफरेंट है तो हमारा कंपैरिजन फेल हो जाए। तो इस सूरत में आप देखें ए ट्रिपल इक्वल टू बी अगर मैं लिखूं, तो अब आंसर क्या आया? फॉल्स। हालांकि ए की वैल्यू अब भी 5 है, बी की वैल्यू भी 5 है, लेकिन ए नंबर है, बी स्ट्रिंग है, तो ट्रिपल इक्वल टू जो है ना वो फॉल्स आया है। अलबत्ता डबल इक्वल टू जो है ना वो ट्रू आया। तो एक और ये बात से नशीन कर लें कि आपने अपनी पूरी सारी प्रोग्रामिंग में कहीं पे भी डबल इक्वल टू यूज़ नहीं करना, हमेशा आपने ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करना है। ओके, तो इसके साथ ही हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी खत्म हुए। इसमें हमने देखा इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, स्मॉलर देन और इक्वल टू, और ये आइडेंटिकल ऑपरेटर जो है हमने देखा। ठीक है, और ये कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, और उसमें हमारे पास एंड, और नॉट है। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ ए इज इक्वल टू ट्रू और बी इज इक्वल टू फॉल्स। तो अब सबसे पहले नॉट ऑपरेटर देखते हैं। ए की वैल्यू इस वक्त ट्रू है, अगर हम ए नॉट कर देंगे तो उसकी वैल्यू को क्या कर देगा? उल्ट कर देगा। तो ए ट्रू था, उसने उल्ट करके उसको क्या कर दिया? फॉल्स। बी फॉल्स है, उसको उल्ट करके क्या कर देगा? ट्रू। तो इसको नॉट ऑपरेटर कहते हैं। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो क्या है? नॉट ऑपरेटर। और फिर हमारे पास आ जाता है और ऑपरेटर। तो और गेट जो है वो आपने अपनी फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस की बुक्स में पढ़ा होगा कि और गेट जो है वो कैसे काम करता है, कि उसमें जितनी भी इनपुट्स हैं उनमें से अगर कोई भी एक वैलिड हो जाए ना तो सारी वैलिड हो जाती हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर आपके पास 10 इनपुट्स हैं उनमें से एक भी ट्रू है तो सब ट्रू हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर ए और बी लिखता हूँ। तो और का साइन जो है ना ये डबल पाइप कैरेक्टर है, तो ए और बी, तो उसका आंसर क्या आया है? ट्रू, क्योंकि ए ट्रू है और जो बी है वो फॉल्स है। ठीक है, ए ट्रू है और बी फॉल्स है, तो क्योंकि इनमें से एक ट्रू है तो दूसरा जो है वो क्या हो गया? उसने इफेक्ट नहीं किया, ये वैल्यू ट्रू ही आई। लेकिन अगर मैं ए एंड बी करता हूँ तो वो क्या करता है? वो सिर्फ उसी सूरत में ट्रू होगा जब दोनों वैल्यूज ही ट्रू हों। तो यानी कि ए भी ट्रू हो और बी भी ट्रू हो। अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स हुई या दोनों फॉल्स हुई तो वो उसका आंसर फॉल्स आएगा। अलबत्ता और इससे डिफरेंट है, और में अगर एक भी इनपुट ट्रू हो जाए ना तो वो ट्रू हो जाएगा चाहे 200 इनपुट्स हों। ठीक है, और एंड में चाहे 200 इनपुट्स हों उनमें से एक भी फॉल्स है ना तो वो सारे ही फॉल्स होंगे। तो ये वही क्लासिकल मैथ वाले या कंप्यूटर साइंस वाले या फिजिक्स वाले एंड और नॉट गेट हैं। ठीक है, नॉट जो है वो वैल्यू को उल्ट देता है, एंड जो है ना वो तभी ट्रू होगा जब सारी फ्लैग्स जो है ना वो ट्रू हो, और जो है ना वो तभी ट्रू होगा जब सारे कोई एक भी वैल्यू ट्रू हो जाए तो ये ट्रू होगा। इसके साथ ही हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स भी खत्म हुए
और इसके साथ ही हमारा जो आज का लेक्चर है वो भी ख़त्म हुआ। इस लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट की काफ़ी सारी बुनियादी बातें सीखी जो कि कह लें कि हमें इस वक्त इतनी यूज़फुल नहीं लग रही, लेकिन यकीन करें कि ये वो चीज़ें हैं जो कि आप लाजमन रोज़ाना अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे जब आप प्रोफेशनल डेवलपर बन जाएंगे। तो इसलिए इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। इनकी प्रैक्टिस करें, अपने तौर पे भी और स्टडी करें, दीगर सोर्सेज से भी जितना हो सके इसको स्टडी करें और इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से नशीन करें। ठीक है, अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप जो क्लासरूम है उसमें पूछ सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।